इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ये लास्ट वीडियो होगा। इस वीडियो में हम लोग क्रोजन और सेल और बैटरी को हम लोग कंसिडर करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं क्रोजन। तो क्रोजन जो होता है वो दो टाइप्स का होता है। एक होता है ड्राई क्रोजन और दूसरा होता है वेट क्रोजन। तो एक्चुअली हम लोग को जो पढ़ना है वह हम लोग को वेट क्रोजन ही पढ़ना है, ड्राई क्रोजन नहीं पढ़ना है। लेकिन फिर भी थोड़ा सा बात करते हैं। तो कहता है कि ड्राई क्रोजन जो होता है वो एसिडिक गैसियस, अगर इन्वायरमेंट में एसिडिक गैसेस हो तो उसके कारण जो होता है वो ड्राई क्रोजन होता है। तो एसिडिक गैसेस कौन कौन से हैं? तो जैसे कि CO2 हुआ, H2S हुआ, या नाइट्रोजन के जितने भी ऑक्साइड्स होते हैं वे सब के सब एसिडिक गैस होते हैं। तो वे अगर हैं इन्वायरमेंट में तो वहाँ पर जो होगा वो क्रोजन जो होगा उसको हम ड्राई क्रोजन के नाम से जानते हैं। बात रहा कि वेट क्रोजन का होता है। तो वेट क्रोजन जो होता है वो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द वाटर वेपर, यानी कि जो मॉइस्चर होता है इन्वायरमेंट में उसी के कारण होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द वाटर वेपर। और यही से इसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल क्रोजन भी कहते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल क्रोजन इसलिए हम इसको कहते हैं क्योंकि यहाँ पर एक सेल का निर्माण होता है। एक मतलब कि सेल के जैसा कंप्लीट एक कैथोड एनोड टाइप का रिएक्शन होता है, इसलिए हम इसको इलेक्ट्रोकेमिकल क्रोजन के नाम से भी जानते हैं। और यही जो क्रोजन है, यानी कि अगर यही क्रोजन अगर आयरन में हो, क्रोजन तो हम किसी भी मेटल के लिए कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन अगर पर्टिकुलर आयरन में क्रोजन हो तो उसको हम रस्टिंग कहते हैं। रस्टिंग इसलिए कहते हैं कि आयरन में जो क्रोजन होता है, यानी कि जो जंग लगता है वो धीरे धीरे क्या होता है कि टूट कर नीचे गिर जाता है, इसलिए हम कहते हैं कि आयरन जो होगा वो उसमें क्रोजन हो गया। यानी कि धीरे धीरे आयरन रड जो होता है, जैसे कि अगर हम बात समझें यहाँ पे, जैसे कि अगर आयरन रड है तो इसमें अगर रस्टिंग हो रहा है तो इसके जो रस्टेड जो मटेरियल है वो नीचे नीचे धीरे धीरे वो गिर के ख़त्म हो जाता है। यानी कि धीरे धीरे आयरन रड जो होता है वो वीक हो जाता है, पतला हो जाता है, टूट जाता है, बर्बाद हो जाता है। क्लियर? लेकिन अगर दूसरे मेटल में अगर क्रोजन हो रहा है, जैसे कि कॉपर में हो जाए, एल्युमिनियम में हो जाए, तो कहता है कि क्रोजन होता है, यानी कि वहाँ पर भी ऑक्साइड्स बनता है, लेकिन उसके ऑक्साइड जो होते हैं वो इनर्ट हो जाते हैं, जिससे अंदर वाले लेयर को क्या करते हैं कि प्रोटेक्ट कर देते हैं। लेकिन आयरन में ऐसा नहीं होता है। आयरन में जहाँ पे क्रोजन हुआ यानी कि ऑक्साइड बना, ऑक्साइड सब उसके टूट जाते हैं, गिर जाते हैं नीचे वाले, अंदर वाले लेयर जो है उसको भी वहाँ पर भी दोबारा क्रोजन हो जाता है, इसलिए हम उसको रस्टिंग कहते हैं। क्लियर? तो होता क्या है, इसका मैकेनिज्म को समझे तो वाटर वेपर जो है जो वह CO2 या जो भी एसिडिक गैसेस है उससे अगर रिएक्शन करता है तो एसिड का फॉर्मेशन करता है। इसको हम CO2 के बेसिस पे समझते हैं कि CO2 हुआ, H2O हुआ, कार्बोनिक एसिड पे बनाया। कार्बोनिक एसिड जो होता है H+ आयन को रिलीज करता है और कार्बोनेट आयन को बनाता है। यहाँ से हमको प्रोटॉन मिलता है। यानी कि एक चीज़ समझ में आ गया कि जहाँ पे H+ बन जाने की पॉसिबिलिटी हो और आयरन रड है वहाँ पे क्रोजन होगा। वाटर के केस में हम लोग जानते हैं कि वाटर जो होता है वो ऑटो आयोनाइज भी होता है। ऑटो आयोनाइज का मतलब हुआ कि H+ आयन वाटर अपने आप भी रिलीज करता है। जैसे कि इक्विलिब्रियम में हम लोग पढ़े हैं, इक्विलिब्रियम के कंसेप्ट पे हम लोग जानते हैं कि वाटर जो होता है वो ऑटो आयोनाइज होता है, यहाँ से भी H+ आयन निकला। और जो ऑक्सीजन जो होता है जो वाटर में प्रेजेंट होता है उसका भी रोल होता है। यह ऑक्सीजन क्या करता है कि H+ आयन से कंबाइन होकर H2O बनाता है। इस रिएक्शन को देखें हम, क्या होता है कि Fe जो होता है वो Fe+2 में कन्वर्ट हो जाता है और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया तो इलेक्ट्रॉन जो होगा 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट हो जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन में। सिंपल है, मल्टीप्लाई किए हैं। कहता है कि और यह H+ आयन जो ऑक्सीजन है प्रेजेंस इन्वायरमेंट में वहाँ पर इससे कंबाइन करके 2 इलेक्ट्रॉन को या गेन करके फिर से वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। कुछ ऑक्सीजन जो ऐसे भी होते हैं जो वहाँ वाटर में प्रेजेंट होते हैं वो भी क्या करते हैं कि 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं
और 4OH माइनस में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसका ओवरऑल रिएक्शन लिखे हम क्रोजन का, तो 2Fe होता है, O2 से रिएक्शन किया 4H प्लस आयन। यानी कि एक चीज़ को यहाँ से आपको क्लियर रखना है कि एसिडिक मीडियम में क्रोजन होगा, क्योंकि H प्लस आयन देगा, रिएक्शन के अकॉर्डिंग आप लोग देख लिए कि आवश्यक है, और Fe प्लस प्लस और H2O में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर? यानी कि अगर मीडियम एसिडिक ना हो तो फिर क्रोजन नहीं हो सकता है। इसलिए क्वेश्चन भी आता है कि एसिडिक मीडियम में रेट ऑफ क्रोजन क्या होता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि एसिडिक मीडियम में जो रेट ऑफ क्रोजन होगा वो फास्ट हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्लियर? कहता है कि Fe प्लस प्लस आयन जो वहाँ पे बना है वो फर्दर क्या करेगा कि ऑक्सीजन से और वाटर से रिएक्शन करके Fe2O3 यानी कि फेरिक ऑक्साइड को बना लेता है। क्लियर? और यहाँ से H प्लस आयन रिलीज होता है जो फिर फर्दर रिएक्शन में इन्वॉल्व हो जाता है। और Fe यही जो फेरिक ऑक्साइड है वह X मॉलिक्यूल H2O से कंबाइन होता है, यही रस्ट होता है। यही क्या होता है? यही जो हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड है, यही जो होता है वह रस्ट होता है। आयरन का ऑक्साइड धीरे धीरे टूट के निकल जाता है। कहता है कि क्रोजन जो है, एक चीज़ आप लोग समझ गए कि क्रोजन होगा कहाँ पे। तो एक तो कि वाटर वेपर होना चाहिए, वाटर वेपर। दूसरा चीज़ कि एसिडिक मीडियम में अधिक होगा। तीसरा चीज़ अगर इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट होगा वहाँ पे अधिक होगा। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो क्रोजन को बढ़ा देते हैं। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं कि प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ क्रोजन। तो कहता है कि क्रोजन को हम कैसे रोकेंगे। तो कहता है कि यूजेस ऑफ एलॉयज या प्योर मेटल, जैसे कि आप लोग जानते हो कि प्योर मेटल अगर होगा वहाँ पे क्रोजन का जो रेट होता है बहुत स्लो होता है, वहाँ पे तेज़ी से क्रोजन नहीं होगा। दूसरा होता है कैथोडिक एंड एनोडिक प्रोटेक्शन। जैसे एक चीज़ आप लोग जानते हो कि क्रोजन जो होता है वो एनोड पे होता है। क्लियर? तो एनोड को अगर हम प्रोटेक्ट कर दें तो वहाँ पे क्या होता है कि रेट ऑफ क्रोजन डिक्रीज होता है। कहता है कि एप्लीकेशन ऑफ द प्रोटेक्टिंग कोटिंग, जैसे कि आप लोग जानते हो कि ऑयलिंग कर दें, ग्रीसिंग कर दें, या कुछ प्रोटेक्टिंग कोटिंग कर दें। जैसे कि अब कोटिंग को भी करना है तो इस चीज़ को याद रखना है कि जैसे कि Fe कुछ जब कन्वर्ट होता है कि Fe प्लस प्लस में और 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो इसका इनर सेल का वैल्यू जो होता है 0.44 वोल्ट होता है। यानी कि इससे अधिक, यानी वाले जो जिसका ध्यान रखा जाएगा, हमने यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू लिखा है, बुक में स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का। इसी वैल्यू को अगर हम ऐसे करके लिख दें कि Fe प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लें तो Fe में कन्वर्ट करेंगे तब इनर सेल, अब इसको वैल्यू हम माइनस करके लिखेंगे, -0.44 वोल्ट। तो बुक में चूंकि माइनस में दिया है तो हम लोग माइनस में ही समझते हैं। क्लियर? तो कहता है कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू इससे अधिक निगेटिव हो, उसको अगर हम ले आए आयरन रड के साथ कोटेड करें तो वह आयरन को ऑक्सीडाइज नहीं होने देगा, और जो आयरन को ऑक्सीडाइज नहीं होने देगा वही आयरन को प्रोटेक्ट कर सकता है। क्लियर है? तो जैसे कि एक क्वेश्चन अगर हम लें कि आयरन में को अगर रस्टिंग से बचाना है, आयरन को अगर रस्टिंग से बचाना है तो किसका हम उस पर लेयर को लगाएं। एक है Ag, दूसरा है कॉपर, तीसरा है टिन, चौथा है एल्युमिनियम। तो कहता है कि Ag के स्टैंडर्ड इनर्ट सेल यानी कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू देखोगे आप तो 0.80 होता है, कॉपर के लिए 0.34 होता है, एसन के लिए -0.14 होता है, और इसके लिए -2 समथिंग होता है, एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, या 1 समथिंग होता है, मतलब कि Fe से ज़्यादा होता है। क्लियर? तो कहते हैं कि इस सब का
इस सब से कोटेड आप नहीं कर सकते हो। या सिंपल सा एक बात कहा जाए कि अगर लोहे की बाल्टी हो, बाल्टी की पेंदी अगर टूट गई हो, तो इस सारे मेटल्स का यूज करके आप उस पर चिप नहीं लगा सकते हो, क्योंकि इसका अगर यूज आपने कर दिया तो वहाँ पे रेट ऑफ रस्टिंग जो होगा वह अधिक हो जाएगा, क्योंकि ये सब मिलकर आयरन को ऑक्सीडाइज कर देगा। आयरन को ऑक्सीडाइज कौन नहीं करेगा? तो एल्युमिनियम। क्लियर? यानी कि कांटेक्ट में उसी को डालना है जो उसको रिड्यूस करे। बात समझ में आ गई होगी। दूसरा बात कहता है कि शार्प, कहते हैं कोटिंग आइलिंग। उसके बाद क्या करता है कि शार्प लाइन स्ट्रेट रड जो कहता है कि अगर कोई टेढ़ा मेढ़ा रड हो तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे बहुत सारे डस्ट हो, वेपर्स हो, आके यहाँ पे स्टोर हो जाते हैं। क्लियर? तो ये क्या करते हैं कि रस्टिंग करा देते हैं। लेकिन अगर कोई सीधा रड हो, एकदम स्ट्रेट रड हो, तो यहाँ पे कुछ भी गैप नहीं हो, तो यहाँ पे एयर हुआ, डस्ट हुआ, कुछ भी आकर यहाँ पे ट्रैप नहीं होगा, फंसेगा नहीं। तो फंसेगा नहीं तो रुकेगा नहीं, और रुकेगा नहीं तो फिर वह रस्टिंग नहीं कराएगा। क्लियर? तो एक चीज़ को आपको ध्यान रखनी होगी। क्लियर? इसके बाद हम बात करते हैं सेल में। तो कहता है कि सबसे फर्स्ट सेल में हम लोग बात करते हैं डेनियल सेल। तो कहता है कि डेनियल सेल वही है जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। आप लोग इसका तो हम लोग बातचीत किए ही हैं इसमें कि डेनियल सेल होता है, उसमें हम ZnSO4 का एक्वस सोल्यूशन लेते हैं, या फिर हम ZnI2 भी ले सकते हैं। मेन चीज़ ये है कि Zn+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, और कॉपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट का हम एक्वस सोल्यूशन लेंगे जिसकी मोलरिटी 1m है। Zn रड होगा जो हमारा एनोड का काम करेगा, और कॉपर जो होगा जो हमारा कैथोड का काम करेगा। एनोड वाला जिंक क्या होता है कि Zn+2 में कन्वर्ट हो जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। कैथोड पे कॉपर +2 है, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, कॉपर में कन्वर्ट हो जाता है। इस टाइप से रिएक्शन होता है। इसमें हम एक साल्ट ब्रिज लगाते हैं जिसमें इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होता है। यहाँ से इस वायर के द्वारा यहाँ से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ऐसे होता है जैसे आप लोग जानते हो। तो यही जो सेल है यह डेनियल सेल है। क्लियर? दूसरा सेल में हम लोग बात करते हैं ड्राई सेल। तो ड्राई सेल का सबसे पहले बनावट समझे। कहता है कि ड्राई सेल जो होता है इस टाइप से एक सिलेंड्रिकल एक छोटा सा एक सिलेंड्रिकल शेप होता है जो जिंक का बना होता है। ये जो रेड वाला लाइन आप लोग देख रहे हैं वह सिलेंड्रिकल शेप है जो जिंक का बना हुआ है। इसके ठीक बीच में हम एक जो ग्रीन वाले आप लोग देख रहे हो यह कार्बन का रड है। क्या है भाई? कार्बन का रड है। ये कार्बन का रड जो होता है वह कैथोड का काम करता है, और जिंक रड जो होता है वह एनोड का काम करता है। यहाँ पे हमने लिख भी दिया है। कहता है कि कार्बन के रड से डायरेक्ट, अब कार्बन का रड लेंगे तो क्या लेंगे? ग्रेफाइट लेंगे। इसमें हम MnO2 डाल देते हैं। कार्बन के रड से कनेक्ट कर हम MnO2 डाल देते हैं, और इसके बाहर में हम NH4Cl और Cl2 का पेस्ट डालते हैं जो ब्लैक किस होता है, ब्लैक कलर का होता है। बैटरी को आप लोग तोड़ कर देखेंगे, जो घर में बैटरी हम लोग यूज़ करते हैं उसको तोड़ कर देखेंगे तो उसमें ब्लैक ब्लैक चीज़ें दिखलाई देती हैं, यही होता है। क्लियर? यानी कि जिंक रड का एक सिलेंड्रिकल शेप है, इसमें कार्बन का रड है, कार्बन के रड के डायरेक्ट कांटेक्ट में MnA2 है, उसके बाद बाहर में हम NH4Cl और ZnCl2 का पेस्ट हम उसमें डाल देते हैं। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है और यहाँ से इस वायर से होते हुए इस कार्बन के रड को जाता है। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि कार्बन का रड जो होता है वह कैथोड होता है। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि ड्राई सेल में कैथोड का काम कौन करता है। तो अगर कार्बन का रड ऑप्शन हो तो कार्बन का रड आप टिक करेंगे। अगर MnO2 ऑप्शन हो, अगर ऑप्शन MnO2 तो MnO2 टिक करेंगे। कार्बन का रड ना हो, MnO2 हो तो MnO2 टिक करेंगे। किसके लिए? कैथोड के लिए। अगर कार्बन का रड हो तो कार्बन का रड हम टिक करेंगे। क्लियर? कहते हैं कि रिएक्शन कैसे होता है। तो ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन जहाँ पे होता है वही आपका क्या है भाई? एनोड है। तो जिंक रड 2 इलेक्ट्रॉन
लूज करता है और कन्वर्ट हो जाता है किसमें, Zn++ में। यह Zn++ क्या करता है कि जो अमोनियम क्लोराइड है, जो यहाँ पे जो ब्लैक ब्लैक जो आप लोग देख रहे हो, जो अमोनियम क्लोराइड है, इस अमोनियम क्लोराइड से रिएक्शन करके अमोनियम बनाता है और ZnCl2 बनाता है। अमोनियम बनाता है और ZnCl2 बनाता है। रिडक्शन में क्या होता है कि यही अमोनियम जो है वह 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है और अमोनिया बना देता है और हाइड्रोजन गैस, या फिर यह ZnCl2 इस अमोनिया से रिएक्शन करके एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन कर देता है। और जो हाइड्रोजन जो रिलीज हुआ, यह हाइड्रोजन को क्या करता है कि MnO2 इस हाइड्रोजन को गेन करता है और MnO3 और H2O को में कन्वर्ट कर देता है। यही कारण है कि आप लोग देखते होंगे कि बैटरी जितना ही पुराना होता है उसको दाबने पर धीरे धीरे दबने लगता है, इसलिए क्योंकि जितना ही वो वाटर उसमें बनेगा पेस्ट, उतना ही एक लिक्विड फॉर्म में जाना स्टार्ट करेगा। तो वो वाटर मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन के कारण है। बचपन में हम लोग देखते थे कि बैटरी को धूप में रख के सुखाया जाता था, मानते थे लोग कि बैटरी चार्ज हो रहा है। ये बैटरी नॉन चार्जेबल है, धूप में रखने से चार्ज होगा नहीं। ये जो वाटर मॉलिक्यूल है वो इसको निकाल देते हैं, वेपर बन के निकल सकता है। क्लियर। कहते हैं कि ओवरऑल रिएक्शन जो है इसको आप लोग देख सकते हैं कि अमोनियम आयन है वह MnO2 2 इलेक्ट्रॉन को कंसीडर किया कर NH3 बनाया। इस टाइप से बैटरी हमारा फंक्शन करेगा, वर्क करेगा। लेकिन इस बैटरी का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक ये है, एक बहुत बड़ा लिमिटेशन ये है या बहुत बड़ा एक समस्या ये है कि इस बैटरी को अगर हम ऐसे भी रखें तो बैटरी धीरे धीरे खराब हो जाता है। एक्चुअली होता क्या है, तो इस बैटरी को यहाँ पे समझिए कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलकर इस वायर से होकर इस कार्बन के रड में जाना है, और कार्बन के रड में जाने के बाद अभी जो रिएक्शन हम लोग ने देखा, इस रिएक्शन को होना है। क्लियर। लेकिन होता क्या है कभी कभी कि यहीं पे जो जिंक रड जो है, जो Zn++ में कन्वर्ट हो रहा है, जो जिंक रड जो आप लोग जो हम लोग सिलेंड्रिकल शेप लिए हैं जिंक रड का, यही जिंक रड जो Zn++ में कन्वर्ट हो रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन जो लूज कर रहा है, इस इलेक्ट्रॉन को इस वायर से होकर जाना है। यह क्या करता है कि यहीं पे डायरेक्ट जो अमोनियम है इसी अमोनियम से डायरेक्ट रिएक्शन कर जाता है, आई रिपीट अगेन कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकालना है, जिंक से जो इलेक्ट्रॉन निकालना है वो इस वायर को होकर जाना है। कहाँ पे जाना है, कार्बन को रड को, और फिर कार्बन का रड उस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा कि अमोनियम को देगा, फिर अमोनिया बनेगा, फिर हाइड्रोजन बनेगा, और ये जो हाइड्रोजन है वो MnO2 से रिएक्शन कर Mn2O3 बनाएगा और वाटर बनाएगा। अगर इस ढंग से अगर रिएक्शन हो तो कंप्लीट सेल हमारा प्रॉपर काम करेगा। लेकिन होता क्या है कि यहाँ से जिंक से जो इलेक्ट्रॉन निकला, वह इलेक्ट्रॉन क्या करता है कि सीधे अमोनियम से रिएक्शन कर जाता है। यानी कि रिएक्शन कहाँ पे हो जाता है, ये रिएक्शन यहीं पे हो जाता है। तो यहाँ पे अगर रिएक्शन अगर हो गया तो इस वायर से तो इलेक्ट्रॉन गया नहीं, और इस वायर से इलेक्ट्रॉन गया नहीं, इस वायर से इलेक्ट्रॉन अगर गया नहीं तो बैटरी हम लोग जिस पर्पस के लिए बनाए हैं, सेल हम लोग जिस पर्पस के लिए बनाए हैं, वो पर्पस हमारा पूरा नहीं होगा। क्लियर। तो यहाँ पे इस बैटरी का एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि बैटरी का होता है कि अपने से ही धीरे धीरे डिस्चार्ज होने लगता है। शायद यही कारण है कि बहुत सारी कंपनियां इसमें कुछ मॉडिफाई करती हैं, और जिसके कारण उनका एक टैगलाइन है, उनका एक एडवर्टाइजमेंट है कि हमारा बैटरी बहुत दिन तक चलेगा। तो बहुत दिन तक चलेगा तो उसके लिए यह रिएक्शन रोकना पड़ेगा, ये रिएक्शन रोकना पड़ेगा। यानी कि ये रिएक्शन अगर नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन को जिस ढंग से मूव करना है उसी ढंग से इलेक्ट्रॉन मूव करेगा और बैटरी जो होगा वह ज़्यादा दिन तक चलेगा। क्लियर। तो आई होप ये समझ गए होंगे। उसके बाद हम एक नेक्स्ट सेल का बात करते हैं, निकेल कैडमियम सेल।
और कहते हैं कि निकेल कैडमियम सेल एक कहा जाए कि एक सेल के दुनिया में एक क्रांति सेल है। आज के डेट में इसका यूज़ बहुत हो रहा है और बहुत यूज होने के पीछे भी इसका बनावट, इसका काम, इसका फंक्शन का रोल है। अच्छा हाँ, एक चीज़ यहाँ पे हम लोग को बताना छूट गया कि यहाँ पे जो वोल्टेज उत्पन्न होगा वो 1.25 वोल्ट टू 1.5 वोल्ट का यह वोल्टेज देगा। क्लियर? कहते हैं कि इसमें क्या होता है, इसमें ज़रा समझेंगे। ये जो ग्रीन सिलेंड्रिकल लेयर हम लोग लिए हैं, यह जो होता है इस टाइप से एक कंटेनर होता है। इसमें क्या करते हैं कि इसके अंदर में एक और ये जो आप लोग रेड कलर से देख रहे हो, इसमें निकेल या निकेल का ऑक्साइड होता है। ये जो ब्लैक वाला जो देख रहे हो, यह एक सेपरेटर होता है, यानी KH और NaOH को वाटर में मिला हुआ एक मेम्ब्रेन होता है, जिसमें हम इसको हम लगा देते हैं। अब ब्लू वाला लाइन जो आप लोग देख रहे हो वह कैडमियम है। यानी कि एक चीज़ को याद रखना है कि कैडमियम और निकेल के बीच में, कैडमियम और निकेल के बीच में एक सेपरेटर होता है जो KOH और NaOH के इक्वल सोल्यूशन से भींगा हुआ मेम्ब्रेन होता है। इस चीज़ को दिमाग में रखनी है। क्लियर? और कैडमियम यहाँ पे एनोड का काम करता है और निकेल ऑक्साइड जो है, यानी कि निकेल ऑक्साइड या निकेल ऑक्साइड यहाँ पे कैथोड का काम करता है और कैडमियम जो है वह एनोड का काम करता है। तो एनोड पे क्या होता है भाई? तो ऑक्सीडेशन होता है। तो कहता है कि एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, यानी कि कैडमियम जो है या सोडियम या पोटेशियम का जो हाइड्रोक्साइड जो लिए हो, यह क्या करता है कि कैडमियम से या इसका हाइड्रोक्साइड पार्ट रिएक्शन करके कैडमियम या CD है, Ca के जैसा लग रहा है, CD है, CdOH का होल 2 बनाता है और 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। और फिर NiO2 है जो निकेल का ऑक्साइड्स है और निकेल ऑक्साइड्स होता है। NiO2 इस वाटर से 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है और निकेल हाइड्रोक्साइड बनाता है, फिर इलेक्ट्रोलाइट को रिमूव कर देता है। इसका ओवरऑल रिएक्शन आप लोग देखोगे तो ये है, इस इलेक्ट्रॉन से इस इलेक्ट्रॉन को काट सकते हो, ऐसे करके रिएक्शन को जोड़कर लिख दो। इसमें एक बहुत अच्छी बात यह है कि इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन तो ना इसमें बढ़ना है ना इसमें घटना है। ध्यान देना है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रोलाइट का जो कंसंट्रेशन है इसमें ना तो इसमें बढ़ना है ना तो इसमें घटना है। तो इसमें क्या होगा कि एक सेल का जो फ्लो होगा ना, सॉरी एक जो करंट का फ्लो होगा, इसमें जो एक करंट का फ्लो होगा वह कंटिन्यूअसली एक करंट का फ्लो होगा, ना तो वोल्टेज बढ़ना है ना तो वोल्टेज घटना है। यही कारण है कि इसका यूज हम मतलब कि लेड स्टोरेज सेल के भी तुलना में इसका एक बढ़िया यूज हो रहा है। और आज के डेट में धीरे 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 और सारे सेल को यह रिप्लेस कर रहा है। अब लेड स्टोरेज सेल में दिक्कत है कि उसको फिर एक जगह से उठाना रखना है, फिर उसमें एक स्ट्रेसोपोर्ट है जो एक लिक्विड फॉर्म में है, जिससे एक डर बना रहता है कि कहीं गिर जाए। यहाँ पे क्या है, एक जैसे कि एक ड्राई टाइप का है, तो इसका यूज एक बहुत अधिक हो रहा है। क्लियर? दूसरा हम लोग बात करेंगे मरकरी सेल पे। तो कहता है कि मरकरी सेल क्या है, तो बटन सेल जो घरों में बोल दिए, जो घड़ी में यूज होता है, घड़ी में जो यूज होता है वह मरकरी सेल है। इसका डिजाइन आप लोग बुक वगैरह में देख सकते हैं। इसको हम एक सिंपल डिजाइन बनाने का कोशिश किए हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें एक सबसे अंदर एक जिंक का एक कंटेनर होता है। आप कह सकते हैं कि जिंक का एक कंटेनर होता है। इस जिंक के कंटेनर के ऊपर, जैसे कि ये नीचे वाला जो ब्लू कलर देख रहे हो या जिंक कंटेनर है, और इसके ऊपर एक ZnS मरकरी का ऑक्साइड्स होता है KOH के साथ। अब बीच में एक सेपरेटर हम लोग लगा देते हैं जो पोरस मेम्ब्रेन होता है। सेपरेटर हम बीच में एक लगा देते हैं जो पोरस मेम्ब्रेन होता है। क्लियर? और इसी में हम क्या करते हैं कि एक कार्बन का रड लगा देते हैं, यहीं पे एक कार्बन का एक रड लगा देते हैं। क्लियर? और इस सबको हम एक कवर कर देते हैं, सबको एक कवर कर देते हैं। जो कवरिंग जो होता है वो हमारा जिंक जो है
कंटेनर, अब हम सबको एक कवर कर देते हैं। क्लियर। इसमें सिंपल सी बात होता क्या है कि एनोड जो है वह जिंक बनता है। जिंक हमने यहाँ पे KOH लिया हुआ है, इस KOH माइनस से रिएक्शन करके जिंक ऑक्साइड बनाता है, वाटर बनाता है, 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है। फिर यह मरकरी ऑक्साइड जो होता है वो वाटर और 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और मरकरी में कन्वर्ट हो जाता है और OH माइनस बनाता है। इसमें एक चीज़ आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पर भी इलेक्ट्रोलाइट हुआ कोई ना कहीं बैलेंस है, और बैलेंस इलेक्ट्रोलाइट के होने के कारण इसमें एक कांस्टेंट वोल्टेज होगा, क्योंकि कोई आयंस वगैरह तो है नहीं बिल्कुल। यहाँ पे ओवर और रिएक्शन आप लोग देख रहे हो कि आयंस तो है नहीं कि कंसंट्रेशन बढ़ेगा घटेगा कुछ होगा, तो इसमें एक कंटिन्यूअस वोल्टेज होता है। क्लियर। और इस बैटरी को थोड़ा सा एक सावधानी है कि जैसे कि एक चीज़ तो हम लोग करते हैं कि घड़ी में बैटरी हम लोग चेंज करवाने जाते हैं, तो जो ख़राब बैटरी है वो घड़ी वालों को ही देकर चले आते हैं। अच्छी बात है, ये अच्छी करते हैं कि जो डिस्चार्ज होता है उसी को दे दिया जाए, और उसको एक चीज़ ऐसे समझा दिया जाए कि इसको तुम कहीं बाहर मत फेंकना, क्योंकि बैटरी अगर टूट गया ना तो टूट गया तो इसका जो मरकरी है वो निकल जाएगा इन्वायरमेंट में, और इन्वायरमेंट में अगर मरकरी का वेपर अगर निकल गया तो जो घातक होता है वो जो होता है वह घातक होता है। तो इस पर थोड़ा सा सावधानी हमको रखना होगा कि उसको जो अगर बैटरी को अगर ऐसे अगर हम कहीं पे रखें तो उसको मिट्टी में से गड्ढा खोन कर उसको गड्ढा में डाल के उस पर से मिट्टी से ढक देना चाहिए। गड्ढा थोड़ा सा गहरा गड्ढा होना चाहिए। क्लियर। ना तो उसको घड़ी वालों को ही दें तो उससे बोल दें कि भैया इसको बाहर मत फेंकना, क्योंकि उसको क्या पता है कि मरकरी कितना घातक होता है। क्लियर। उसके बाद हमारा एक सेल है जिसको हम लोग लेड स्टोरेज सेल के नाम से जानते हैं। तो कहते हैं कि लेड स्टोरेज सेल का बनावट है, इसमें लेड पीबी और लेड डाइऑक्साइड से बना हुआ इलेक्ट्रोड होता है। कहते ये और ये मिलकर ये क्या होता है कि सेल का फॉर्मेशन करता है, और कहता है कि जैसे 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 हम इसको मल्टीप्लाई करते जाते हैं सेल इसका बढ़ते जाता है। कहता है कि एक सेल से 2 वोल्ट का एक सेल से 2 वोल्ट हमको मिलता है, और जितना हम इसको मल्टीप्लाई करते जाएं वोल्टेज उतना ही हमारा ज़्यादा होने लगता है। क्लियर। अगर हम सेल को जितना मल्टीप्लाई करेंगे वोल्टेज उतना ही अधिक होगा। कहते हैं इसमें हम लोग डाइल्यूट H2SO4 डालते हैं, ये आप लोग जानते भी हैं, घरों में जो हम लोग इन्वर्टर वगैरह में बैटरी यूज करते हैं यही बैटरी है। कहता है कि H2SO4 का जो कंसंट्रेशन इसमें होना चाहिए वह मास के अकॉर्डिंग 38% होता है, और डेंसिटी जो होता है वो 1.31 ग्राम पर ml होता है। ये बैटरी जो है वह चार्जेबल है। और एक चीज़ जानते हो आप लोग कि जो सेल चार्जेबल होता है उसको सेकेंडरी कहते हैं, और जो नॉन चार्जेबल होता है उसको प्राइमरी कहते हैं। तो इसको आप कह सकते हैं ये आपका सेकेंडरी सेल है। इसमें ऑक्सीडेशन होता है, तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि पीबी जो है H2SO4 से रिएक्शन करके PbSO4 बनाता है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, और जो इसका रिडक्शन होता है तो PbO2 है H2SO4 और 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, PbSO4 बनाता है और H2SO2 बनाता है। तो आप कह सकते हो कि जब इसमें डिस्चार्जिंग हो रहा है तो पीबी जो है वह एनोड का काम कर रहा है। पीबी जो है यहाँ पे आप कह सकते हो कि पीबी जो है यहाँ पे एनोड का काम कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। लेकिन यही जब हम बैटरी को हम चार्जिंग करते हैं तो PbSO, तो इसमें चार्जिंग का जो रिएक्शन है वह यह है कि PbSO4 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन कंसिडर करके पीबी में कन्वर्ट हो जाता है, PbSO4 में कन्वर्ट हो जाता है। और PbSO4 है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, Pb और SO4 माइनस माइनस में कन्वर्ट होता है। फिर जब इसका ऑक्सीडेशन होता है तो यहाँ से क्या करता है कि 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। और एक चीज़ आप लोग देख रहे हो कि जो आ जाएगा ना कैमरा में, हाँ,
देखिए इस रिएक्शन को देखिए, डिस्चार्जिंग का यह रिएक्शन है, और इस रिएक्शन को देखिए चार्जिंग का है। यानी कि रिएक्शन को अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में बदल दें तो जो चार्जिंग का जो रिएक्शन होता है वह डिस्चार्जिंग का हो जाता है। क्लियर। और एक चीज़ और कि इसमें कंसंट्रेशन घटने से, सॉरी मैं H2SO4 का डेंसिटी घटने से बैटरी डिस्चार्ज होता है। यानी कि 1.20 से जैसे ही कम डेंसिटी हुआ H2SO4 का तो बैटरी डिस्चार्ज होगा, इसको फिर से चार्ज करना होगा। तो यानी कि एज ए होल अगर क्वेश्चन आ जाए कि जो हम लोग डिस्टिल वाटर डालते हैं बैटरी में, तो डिस्टिल वाटर डालने से बैटरी क्या होगा, चार्ज होगा कि डिस्चार्ज होगा। तो डिस्टिल वाटर आप लोग डाल रहे हो तो कहीं ना कहीं H2SO4 का जो डेंसिटी है वो घटेगा, और डेंसिटी घटेगा तो बैटरी डिस्चार्ज होगा। क्लियर। तो पानी डालने से बैटरी डिस्चार्ज होगा, अगर वही आप क्या कहते हैं कि एसिड डालोगे तो बैटरी चार्ज होगा। लास्ट सेल है फ्यूल सेल। तो कहते हैं कि फ्यूल सेल का इस टाइप से बनावट होता है, इसमें हम लोग इनर्ट इलेक्ट्रोड लेते हैं। कहते हैं फ्यूल सेल तो बहुत टाइप्स का होता है, लेकिन जो हम लोग को पढ़ना है यहाँ पे हम लोग उसी को कंसीडर किए हैं। या इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है, इस टाइप से चेम्बर होता है, इसमें सेपरेटर होता है। इसमें क्या होता है कि KOH NaOH इस टाइप से हम इसमें डाले होते हैं, सेपरेटर होता है। कहते हैं यहाँ पे सर से हम हाइड्रोजन, यहाँ पे ऑक्सीजन देते हैं। चलिए NaOH यहाँ पे हमने लिखे ही है, तो वाटर बन के यहाँ से निकल जाता है। एक चीज़ आप लोग को यहाँ पे एक चीज़ को बहुत ध्यान से जानना जरूरी है कि ऐसे अगर हम ऑक्सीजन को हाइड्रोजन को जलाएं, क्लियर, तो जो एनर्जी रिलीज होता है उसका हम लोग 40-30 यानी सिर्फ 40% यानी कि 30 से 40% ही हम उसको यूज कर लेते हैं। लेकिन उसका हम सेल बनाएं तो सेल बनाने से जो एनर्जी जो निकलता है उसका हम 60 से 70% यूज कर लेते हैं। यानी कि सेल बनाना बहुत बढ़िया काम होगा। और इस सेल को हम फ्यूल सेल कहते हैं। क्योंकि कहता है कि फ्यूल सेल क्या है, तो कहता है कि किसी भी फ्यूल का जो केमिकल एनर्जी है, माने वैसा सेल जो किसी भी फ्यूल के केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर दे, उसको हम फ्यूल सेल कहेंगे। क्लियर। ये इसका डिजाइनिंग है। कहता है कि ये बहुत टाइप्स का होता है। हम 2 फ्यूल सेल को कंसीडर करते हैं, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। तो कहता है कि एनोड से का काम इसमें हाइड्रोजन करता है। कहता है कि OH माइनस है या को क्या कहते हैं, वाटर में कन्वर्ट करता है। 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, फिर ऑक्सीजन 4 इलेक्ट्रॉन को कंसीडर किया, फिर 4H माइनस में कन्वर्ट हो गया। नेट रिएक्शन हम देखें तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से ही कंबाइन करके वाटर बन रहा है। तो इसमें एक बहुत सारी बढ़िया चीज़ है कि जो कुछ भी बन रहा है इसमें पोल्यूटेड सामान नहीं है, यानी कि पोल्यूशन नहीं फैलने वाला है। और जो वाटर होगा वो डिस्टिल वाटर होगा, और डिस्टिल वाटर का यूज हम अपने ऐसे डिज़ायर कर सकते हैं जो हमारा मन करेगा। दूसरा होता है कि हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। तो हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन फ्यूल सेल होगा तो जो हाइड्रोकार्बन होगा वह एनोड का काम करेगा। जैसे कि हम यहाँ पे प्रोपेन लिए हैं कि प्रोपेन का रिएक्शन अगर हम 20 OH माइनस एक्वा से रिएक्शन कराएंगे तो 3 CO2 14 H2O या 20 इलेक्ट्रॉन निकलेगा। सॉरी 20 इलेक्ट्रॉन, हाँ 20 इलेक्ट्रॉन निकलेगा। फिर क्या है कि 5 O2 और 10 H2O या 20 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया। 20 OH माइनस बनाया और 20 OH माइनस, फिर इसका हम रिएक्शन को अगर हम ऐड करें तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन और OH से OH कट गया। यहाँ पे देख रहे हैं कि कोई चार्जेस नहीं बचे। कहते हैं कि इसका एक एडवांटेज ये है कि यह कंटिन्यूसली वर्क करता है और सारे सेल से बढ़िया है, क्योंकि जब तक हम इसमें फ्यूल देते रहेंगे अपना वर्क करते रहेगा। दूसरी अच्छी चीज़ है कि पोल्यूशन इसमें नहीं है। उसके बाद एफिशिएंसी इसका 60 to 70% है। ये अच्छी चीज़ें हैं। लेकिन ख़राब चीज़ ये है कि या इसमें जो कैटलिस्ट यूज हो रहा है वह प्लेटिनम है या प्लेटिनम है, जो काफ़ी एक्सपेंसिव है, काफ़ी महंगा है। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का स्टोरेज जो है वो काफ़ी मुश्किल है, खासकर हाइड्रोजन का स्टोरेज, क्योंकि आसानी से लिक्विफाइड होता नहीं है।
और काफ़ी हेवी होता है, तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम लेकर इसको जा नहीं सकते हैं। और NaOH और KOH जो होता ये जो है, ये सब जो है, ये सब क्या कहता है कि इसमें रस्टिंग नेचर का होता है, जिसका क्या कहता है कि जो सेल है वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो इस पर थोड़ा सा काम करना होगा। इसको अगर हम इम्प्रूव कर लिए तो आने वाला दिन बहुत बढ़िया होगा सेल के लिए। तो ये था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लास्ट टॉपिक। इसके साथ ही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री खत्म होता है। जो कुछ भी क्वेश्चन होगा वो आप लोग करेंगे। थैंक्स।